एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का AMBE क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में NPO भी कहते हैं, उसका सेकंड पार्ट का वीडियो। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कुछ और MCQ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जिनसे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे न्यूमेरिकल के। अगर आपको मेरी ये क्लास आज की पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज़ शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम शो करते हैं। तो आपको एक तो ये समझना होगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो रिसिप्ट ट्रांजैक्शन हो चाहे वो पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो। तो उनमें पहचानते हैं कि कौन कौन सी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कैश रिसिप्ट ट्रांजैक्शन है, साफ लिखा है इसमें रिसीव्ड। एंड बी लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये भी रिसिप्ट ट्रांजैक्शन है, ये रिसिप्ट में आएगी। नेक्स्ट सी करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये भी एक रिसिप्ट ट्रांजैक्शन है, ये भी रिसिप्ट में आएगी। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। जितनी भी आपको करंट ईयर में रिसिप्ट होती हैं, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, वो सारी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज़ नॉट शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इस बार हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होता है। कहने का मतलब इस बार हमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ना हो। तो नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कैश ट्रांजैक्शन है तो ये तो रिकॉर्ड होगी। बी है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग है, एरियर है, तो एरियर अमाउंट जो होती है वो आपकी रिसीव नहीं हुई है अभी, तो ये हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होगी। तो अभी तक ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सी लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये भी एक रिसीव्ड अमाउंट है, ये भी शो होगी। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका शो नहीं होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहचानते कौन कौन से शो होने चाहिए। नंबर 1 एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड मीन्स ये आपका आउटस्टैंडिंग है, एरियर है, तो ये तो नॉन कैश है, इसलिए ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी नॉन कैश है, इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं हुई है, तो ये भी शो नहीं होगा। सी इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश है, इसमें ना तो कैश आता है ना जाता है, तो ये भी आपका शो नहीं होगा। यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो शो हो जाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश ऑफ द अकाउंटिंग। अब ऑप्शन है हमारे पास कैश बेसिस, बी एक्चुअल बेसिस, सी बोथ ए एंड बी, एंड सी डी नन ऑफ दीज। तो आपका जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें हम कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट पे फोकस करते हैं, और ये कभी नहीं देखते कि ये जो रिसिप्ट है या पेमेंट है ये प्रीवियस ईयर की हैं, करंट ईयर की हैं या नेक्स्ट ईयर की हैं। तो जो भी रिसिप्ट होती हैं, जो भी पेमेंट होती हैं, सारी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। जबकि एक्चुअल बेसिस जो है उसमें हम जो फोकस करते हैं वो करते हैं ओनली करंट ईयर पे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम करंट ईयर पे फोकस नहीं करते, तो उसको हमेशा कैश बेसिस पे बनाते हैं। वैसे भी इसमें कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट पे ही हमारा फोकस होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश ऑफ अकाउंटिंग। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें ओनली करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर की जो एक्रूड अमाउंट होती है उनको ही शो करते हैं। यानी करंट ईयर की एक्रूड इनकम एंड करंट ईयर की एक्रूड एक्सपेंडिचर, यानी जितनी भी इनकम बन रही है, जितनी भी एक्सपेंडिचर बन रही है, उतना ही दिखाते हैं, ना उससे कम ना ज़्यादा। इसीलिए हमें उसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को
एडजस्ट करना पड़ता है, एडवांसेस को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमारा ध्यान कैश पे नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। बी है एक्रूअल बेसिस, बिल्कुल एक्रूअल बेसिस जो ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हम फॉलो करते हैं जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। आपको यहाँ पे समझना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। कैपिटल रिसिप्ट जनरली हमारी ऐसी रिसिप्ट होती हैं जिनको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एज अ कैपिटल अमाउंट हम इन्हें यूज़ करते हैं और इनको कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू होती है जिन्हें हम जनरली इनकम मानते हैं, और एक हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है जिन्हें हम बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो कर देते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी हमारी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एंडाउमेंट फंड्स, जितने भी फंड रिसिप्ट होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होते हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से मिलने वाली जो हेल्प है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये रेगुलर बेसिस पे मिलती है इनको गवर्नमेंट से, तो ये इनके लिए एक इनकम की तरह मानी जाती है, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। अभी तक ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी वन टाइम रिसिप्ट होती है फ्रॉम वन मेंबर, एक मेंबर इसे अपनी लाइफ में एक ही बार देता है, तो इसे हम इनकम नहीं मानते, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानते, इसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। ऑप्शन नंबर डी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये डोनेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया हुआ है, बिल्डिंग बनाने के लिए आया है, इसे भी आप रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मान सकते, इसे भी कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी है जिसे हम नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। फिर से हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है। ऑप्शन नंबर ए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ के लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। बी है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आप यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल कर रहे हैं तो उससे जो भी अमाउंट आपको रिसीव्ड होगी वो आपके लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक इनकम होगी, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। सी है एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड मीन्स होता है कि कई बार एनपीओ को कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए आपकी अमाउंट मिलती है जिसको हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें हम एंडाउमेंट फंड कह देते हैं। तो एंडाउमेंट फंड के लिए जो भी रिसिप्ट होगी वो सारी की सारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक ठीक है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को जनरली हम इनकम यानी रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, तो उसमें सही आंसर एंडाउमेंट फंड जो कि किसी भी एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के लिए ट्रू नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, वो सारी रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हों। रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती हैं एंड कैपिटल नेचर की भी हो सकती हैं। सिमिलरली पेमेंट भी आपकी रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती हैं, कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हर एक नेचर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को हम शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, हमें पहचाना है नॉट ट्रू, तो समरी ऑफ कैश बुक ये तो ट्रू है कि एक कैश बुक की समरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, इसमें जो वर्ड लगा है ओनली ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये गलत है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम नहीं आते बल्कि कैपिटल नेचर के आइटम भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अभी तक इनकरेक्ट है हमारा, जो ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पेमेंट्स में रिलेट टू करंट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, बिल्कुल जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है वो करंट की भी हो सकती हैं, प्रीसीडिंग यानी पास्ट की भी हो सकती हैं, और सक्सीडिंग यानी फ्यूचर की भी हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट, डेप्रिसिएशन हम नहीं दिखाते क्योंकि नॉन कैश आइटम है, तो उसमें अभी तक जो इनकरेक्ट है, जो ट्रू नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कि इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम नहीं दिखाते, इसमें कैपिटल नेचर के आइटम भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय अ नॉन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी अमाउंट एंट्रेंस फीस की रिसीव्ड हुई है किसी भी एनपीओ को, और ब्रैकेट में इट इज़ रिसीव्ड रेगुलरली, इट इज़ शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहाँ दिखाएंगे। पहली बात यहाँ पे एंट्रेंस फीस जो है वो रेगुलर रिसीव्ड हो रही है, वैसे जनरली हमें सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा है कि एंट्रेंस फीस को हमें
रेवेन्यू ही मानना है, इनकम ही मानना है। तो इनकम को हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में तो बिल्कुल नहीं आता है आपका एंट्रेंस फीस। सी है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं। तो इंटरेस्ट फीस इनकम है तो डेबिट साइड में नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट फीस एक इनकम है तो क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में शो होती है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज। को पहचानना है कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिसिप्ट एंड ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो एनपीओ को किसी भी मेंबर से एक बार मिलती है। तो ये वन टाइम रिसिप्ट होती है और वन टाइम रिसिप्ट को कभी भी हम इनकम नहीं मानते। तो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है ये, इसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन एनपीओ इज टर्म्ड एज। तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी एनपीओ की, अगर एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है और एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलती है, यहाँ पर हम एनपीओ के लिए उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है कैपिटल फंड। तो इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल फंड, जो ठीक है कैपिटल। बी यहाँ पे कैपिटल नहीं कहते क्योंकि कैपिटल इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है, तो एनपीओ में कोई भी पर्सनल कैपिटल नहीं होती। सी प्रॉफिट भी नहीं है, डी नेट प्रॉफिट भी नहीं है। तो सही आंसर है इसका ए यानी कैपिटल फंड। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी को क्या कहेंगे, कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगेसीज जर्नल शुड बी ट्रीटेड एज। लीगेसीज मीन्स होती है जो अमाउंट आपको किसी से थ्रू विल मिलती है, यानी वसीयत के जरिए मिलने वाली अमाउंट। कोई भी अगर आपको वसीयत के जरिए अमाउंट दे रहा है एनपीओ को तो उसे लीगेसी माना जाता है। और ये अगर जनरल पर्पज़ के लिए, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, तो उसे एज अ जनरल डोनेशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और जनरल डोनेशन को हम रेवेन्यू रिसिप्ट यानी एक इनकम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लायबिलिटी, लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लायबिलिटी में ऐसे दिखाते अगर ये स्पेशल होता तो। ऑप्शन नंबर बी है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हम इनकम बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि लीगेसी को हम इनकम मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी अभी तक करेक्ट है, सी इनकम। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे ठीक है एंड नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें आप जब आंसर लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों लिखेंगे। तो आप करेक्ट कर लेना इसको, थोड़ा बी एंड सी दोनों लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड दीज द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स। कह रहा है अगर आपने कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन किया हुआ है, स्पेशल फंड मेंटेन किया हुआ है, उस केस में अगर आपकी एक्सपेंसेस एक्सीड हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं अमाउंट ऑफ फंड से, यानी आपके पास जो भी फंड की अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपेंस हो जाए तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि फ़ंड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और अगर कभी भी एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है फंड से, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड होती है फंड से ज़्यादा, उसको हमें एक्सपेंसेस में ही दिखाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर ए है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में सिर्फ हम फंड को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो फंड तो ओवर हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे, तो उसके बाद जो अमाउंट होगी उसे एक्सपेंस मानना है। ऑप्शन नंबर बी है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आती है, तो बिल्कुल ठीक है, बी के डेबिट साइड में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं इनकम नहीं है ये। एंड डी एसेट साइड, बैलेंस शीट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए फंड से तो ध्यान रखना कि उसे बैलेंस शीट की में नहीं दिखाते, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट को हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स इज ट्रीटेड एज। ऑनरेरियम मीन्स होता है, अगर आप कहें तो एक सम्मान राशि होती है। एनपीओ सैलरी पे करने में कैपेबल नहीं होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनके यहाँ जो डॉक्टर्स चैरिटी पर्पज़ से आते हैं, सर्विस देने के लिए आते हैं, तो उनको वो थोड़ी बहुत अमाउंट दे देते हैं, जिसे हम ऑनरेरियम कह देते हैं। तो ये सैलरी की जैसे माना जा सकता है, बट सैलरी नहीं होता, तो इसे
सैलरी की तरह आप ट्रीट अगर करेंगे तो ये एक्सपेंसेस होता है और इसको हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है। बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन ठीक है। इनकम नहीं है सी में, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसको बड़े ध्यान से समझना। लिखा है सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹75,000। जो सैलरी की पेमेंट हुई है वो 75,000 हुई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें पास्ट पेमेंट, प्रेजेंट पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट यानी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की तीनों पेमेंट हो सकती हैं। तो जब हम ये सर्च करते हैं कि हमारी कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है सैलरी पे करंट ईयर में, तो हम इसमें से पास्ट एंड फ्यूचर की अमाउंट को हमेशा माइनस कर देते हैं। और कोई भी अगर ऐसी अमाउंट है जिसका कनेक्शन करंट ईयर से है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो आगे है हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना रिकॉर्ड करेंगे। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो 19 वाली जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी है एंड क्लोजिंग जो है वो आपका 6,000 दे रखा है इन्होंने। ऐसी प्रीपेड सैलरी भी है। आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा ही होता है। आउटस्टैंडिंग में रिवर्स होता है, ओपनिंग बैलेंस को हमेशा लेस करते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा ऐड करते हैं। ऐसे क्रेडिटर के साथ भी होता है, ओपनिंग क्रेडिटर को हम लेस करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर को हम ऐड करते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है और वो करंट ईयर में हम पे करने जा रहे हैं, तो उसका कनेक्शन पास्ट से है तो इसलिए उसे हम लेस कर देते हैं। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर से कनेक्टेड है बट पेमेंट हम उसकी नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन वो करंट ईयर से कनेक्टेड है इसलिए से हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस मानते हुए ऐड कर लेते हैं। प्रीपेड हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं, तो जो लास्ट ईयर की प्रीपेड है वो करंट ईयर के लिए हो जाएगी ओपनिंग वाली, उससे हम ऐड कर देंगे। और जो एंड में क्रेडिटर्स है करंट ईयर के 31 मार्च 2020 को, वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसे हम लेस कर देंगे। एक बार इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सैलरी की पेमेंट हुई है हमारी 75,000, उसमें ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग का आपको मैंने बताया कि क्लोजिंग वाला ऐड करना है, ओपनिंग वाला लेस करना है। और प्रीपेड का सीधा सीधा है, ओपनिंग वाला प्रीपेड ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला प्रीपेड लेस हो जाएगा। उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ऐड करने वाले का 7,200 है, टोटल हो गया 82,200। उसमें से लेस करने वाले आइटम्स का टोटल है 7,500। उसको माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आ रही है वो आ रही है 74,700। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये आपका स्टेशनरी से रिलेटेड है। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो कैसे दिखाएंगे आप इसको, देखते हैं। पहले दिया है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ध्यान नहीं रखना, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है। तो ओपनिंग वाले जो क्रेडिटर्स हैं 1 अप्रैल 2019 और एक है 31 मार्च 2020। ओपनिंग वाले क्रेडिटर को हम लेस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम ऐड करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सीधा सीधा है, ओपनिंग वाला स्टॉक करंट ईयर में कंज्यूम्ड हो जाएगा, लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक है तो उसको हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वाले को लेस कर देंगे। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी है 60,000। तो ये जो मैं एडलेस करने की बात कर रहा था, ये पेमेंट अगर दी होगी तो उसमें एडलेस करनी है। एक बार कैलकुलेशन समझ लेते हैं। आपने अमाउंट पेड की है 60,000, उसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग होगा लेस और क्लोजिंग हो जाएगा ऐड। ये ध्यान रखें हमेशा, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग को आपको ऐड करना है, ओपनिंग को लेस करना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सीधा सीधा है, ओपनिंग होगा ऐड और क्लोजिंग होगा लेस। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ऐड वाले हैं 9,000 और लेस करने वाले हैं 11,200 और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ रहा है 57,800। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 57,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस बात भी पहचानना है कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इन्फॉर्मेशन है अनपेड फॉर्म एडिशन। अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग हो गया, या आप इसे क्रेडिटर्स भी मान सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने बताया कि जो ओपनिंग है लास्ट ईयर वाले उनको लेस करना है, जो क्लोजिंग है उन्हें ऐड करना है। स्टॉक ऑफ एडिशन, ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला लेस होगा।
जिनको मैं लेस कर रहा हूँ ध्यान ये रखना कि उनका रिलेशन पास्ट या फ्यूचर से है, और जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ उनका कनेक्शन करंट ईयर से है। तो करंट ईयर वालों को हम ऐड कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर वाले और फ्यूचर वालों को हम लेस कर रहे हैं। लास्ट में पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ये जो ऐड लेस करने हैं आपको पेमेंट में ही करने हैं। तो एक बार कैलकुलेशन समझते हैं इसकी। कैलकुलेशन है अमाउंट पेड की आपने टोटल 2,50,000, उसमें ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे। ऐड करेंगे अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग वाला 12,000 और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग वाला 10,000, यानी क्रेडिटर्स आप इन्हें कह सकते हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिया और ओपनिंग क्रेडिटर लेस कर दिए। स्टॉक ऑफ मेडिसिन में सीधा सीधा है, ओपनिंग करेंगे ऐड और क्लोजिंग करेंगे लेस। तो ऐड लेस करने के बाद जो अमाउंट आई है आपके पास, ऐड करने वाली अमाउंट है 20,000, टोटल हो गया 2,70,000। लेस करने वाली अमाउंट का टोटल है 23,000 और लेस करने के बाद आया 2,47,000। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नज़र आ रहा है। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है स्टेशनरी का, वो देखते हैं। ऑफ अ एनपीओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या देखते हैं, वही हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। बट ध्यान रखना जब मैं ऐड और लेस की बात कर रहा हूँ तो ये अमाउंट पेड में ऐड लेस करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग वाला हमारा लेस होता है, क्लोजिंग वाला ऐड होता है। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वॉज 75,000। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको अमाउंट पेड दिया है तो आपको स्टॉक को भी यूज़ करना है, क्रेडिटर को भी यूज़ करना है, एडवांस को भी यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको स्टेशनरी परचेज्ड दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में आप क्रेडिटर्स एंड एडवांसेस को यूज़ मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे एडजस्टेड होते हैं। ये कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी परचेज्ड है उसमें ये होते ही नहीं हैं, ये ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, तो उनको हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को ही इसमें एडलेस करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि आपकी स्टेशनरी परचेज की गई है 75,000 की, उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक और लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके बाद अमाउंट आ रही है 78,000। यानी इसका जो सही आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर, ये थोड़े नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो 78,000 वाला है वही आपका करेक्ट आंसर है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेशनरी परचेज जब गिवन होती है तो उसमें ऑलरेडी क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हम एडलेस नहीं करते, क्योंकि क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स उसमें ऑलरेडी हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स उसमें नहीं है, इसलिए हमने लेस नहीं किए हैं। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी उसमें हमें एडलेस करके कैलकुलेट करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी है, यानी 78,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 80,000। इस बार सैलरी पेड दिया हुआ है। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो होते हैं उन्हें हमेशा हम ऐड करते हैं, तो 4,000 हम ऐड कर लेंगे। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू द करंट ईयर वॉज 3,200। तो लास्ट ईयर की जो पेड थी सैलरी एडवांस की वो करंट ईयर के लिए होती है और करंट ईयर के लिए है 20 में, उसे हम ऐड कर लेंगे। एंड पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस दिया गया है जिसे हम क्लोजिंग एडवांस कहते हैं उसे हम लेस कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, तो इनमें से कौन सी अमाउंट होगी जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में यानी एक्सपेंडिचर में शो करनी है। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन है सैलरी पेड की आपने 80,000, उसमें ऐड करने हैं और लेस करने हैं। तो हमें सबसे पहले दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4,000 हमने ऐड कर दिया। फिर एडवांस वाली सैलरी दी थी लास्ट ईयर की, जो ओपनिंग वाला एडवांस है वो करंट ईयर के लिए होता है, उसे हमने ऐड कर दिया। और एक एडवांस और था हमारा जो करंट ईयर में हमने पे किया, यानी क्लोजिंग वाला एडवांस, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसे हमने लेस कर दिया। तो ऐड किया हमने 7,200, इसके बाद आया 87,200, लेस किया हमने 5,000 और लेस करने के बाद आ रहा है हमारे पास 82,200। तो सही ऑप्शन बनना ऑप्शन नंबर सी, यानी 82,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30,000। सैलरी की पेमेंट हुई है 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर के जो एंड में जो आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहते हैं 2000, वो लेस होगा। ध्यान रखना कि जो क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग होंगे ओपनिंग वाले, उन्हें हमेशा लेस किया जाएगा। यानी लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग होती हैं, लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें हमेशा लेस किया जाता है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, उसे हम ऐड करेंगे, यानी 3000 हमें ऐड करने हैं। फिर सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो करंट ईयर के में जो अपने एडवांस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी क्लोजिंग वाला एडवांस, वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसे हम लेस कर देंगे। तो हमें कहता है द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, तो कितना डेबिट होगा, एक बार कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी पेड 30,000, उसमें ऐड और लेस करने हैं हमें। सबसे पहले हमें दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग होता है वो लेस हो जाएगा 2000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसे हम ऐड कर देंगे। और फिर हमें दिया है सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर में जो हमने एडवांस दिया है 2600, वो हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, यानी क्लोजिंग एडवांस है, तो उसे हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने पे आ रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3000 हमने ऐड किया तो आ गया 33,000, और लेस करने वाली अमाउंट है 4600, तो आंसर आ रहा है 28,400। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास ये पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस क्लास के वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं आप एक न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप उसका एडवांटेज ले सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें AMBA क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।